आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल। भूगोल देखिए, इससे प्रत्येक एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाहे आप किसी भी प्रकार का एग्जाम दें, वहाँ क्वेश्चन जहाँ जीएस पूछता हो, जनरल स्टडी पूछता हो, वहाँ क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से रहता ही रहता है। और अच्छे मात्रा में, अच्छे नंबर से आता है ये क्वेश्चन। लगभग अगर आप पीसीएस वगैरह की बात करें तो बीपीएससी में, अगर पीटी की भी बात करें तो लगभग 10 से 15 का क्वेश्चन इससे आता ही है, जिसमें आप अगर इसको बांटेंगे तो आप दो तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक तो विश्व भूगोल हो गया, एक मानव भूगोल। तो हम ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है। अच्छा, जियोग्राफी। तो जियोग्राफी आपको लग रहा होगा कि जियोग्राफी है क्या भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियोग्राफी। तो जियोग्राफी किसे कहते हैं, जियोग्राफी का मतलब क्या है, जियोग्राफी क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा सा उस पे पीछे हम बैक में इसको समझते हैं कि वो इसकी क्या भूमिका रही है, और इसकी इम्पोर्टेंट एक मानव के लिए, एक हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उसके लिए इसकी क्या भूमिका है, हम किस प्रकार से देखते हैं इसको। इसमें जियो, जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी। जियो का मतलब ही होता है पृथ्वी। और ग्राफी का, जहां भी ग्राफी लगा रहता है इसका मतलब वर्णन, एक्सप्लेनेशन। तो जियोग्राफी पृथ्वी का वर्णन अगर जिस सब्जेक्ट में है उसी सब्जेक्ट का नाम है जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, भूगोल। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा, इससे क्वेश्चन पूछता है बहुत ज्यादा, खगोल। बात ध्यान दीजिएगा आप, इसमें सबसे ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, इससे बहुत अच्छा मात्रा में आता है खगोल विज्ञान। इसी का पार्ट है खगोल विज्ञान। खगोल विज्ञान, इसमें क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मांड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, एस्ट्रोनॉमी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नोट्स है मेरा आपने बनाया हुआ। तो एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स, यूनिवर्स की जानकारी खगोल विज्ञान कहलाता है। तो यूनिवर्स क्या है भाई, किस प्रकार का, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आकाश में जितने भी आपको पिंड दिखाई दे रहे हैं, पिंड का मतलब एक तरीके से जो भी चीज आपको आकाश में दिखाई दे रहे हैं वो सभी ब्रह्मांड में आते हैं। आप आकाश में देख लीजिए, जो अपनी आंखों से न भी दिखाई दे रहा है उसके लिए अगर मान लिया जाए कि, समझिएगा, दूरबीन वगैरह का प्रयोग करना पड़े आपको, तो अगर करते हैं, फिर आकाश में जितने भी पिंड दिखाई देते हैं जो आपको अपनी नन्ही आंखों से अगर ना भी दिखाई देता है और है, एग्जिस्ट करता है, तो वो हम खगोल में ही विज्ञान में पढ़ेंगे और ब्रह्मांड में ही हुआ था, उसी को ब्रह्मांड बोलते हैं। तो देखिए, ब्रह्मांड, दिखाई पड़ने वाली समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड बढ़ रहा है, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है, फैल रहा है ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में सर्वाधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में तारा है। क्या है, तारा है, तारा, स्टार, स्टार है। बात तो सही है कि स्टार है। मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा, एक मिनट। गुड, स्टार है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा क्या है, तो स्टार है। तो स्टार है क्या भाई, आपके दिमाग में आ रहा होगा, व्हाट इज द स्टार, तारा किसे कहते हैं। तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें अपना प्रकाश हो। क्या हो, प्रकाश, अपना प्रकाश, इंग्लिश में लाइट, जिसके पास अपना लाइट हो और उष्मा हो, हीट हो। जिस भी आकाशीय पिंड में अगर लाइट है और हीट है अपना, वो तारा कहलाता है। वो तारा कहलाता है। जैसे में सन,
सूर्य, सूर्य के पास अपना लाइट है, सूर्य के पास अपना लाइट है और हीट भी है, इसलिए सूर्य एक क्या है, तारा है। सूर्य तारा, सूर्य ही तारा नहीं है, सूर्य असंख्य तारे हैं हमारे ब्रह्मांड में, हमारे यूनिवर्स में। और सन, अब कोई पूछेगा चंद्रमा भी हो सकता है सर, तो चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं है, लाइट है तो नहीं, हीट है उसमें नहीं, तो चंद्रमा के पास लाइट भी नहीं है, हीट भी नहीं है, तो चंद्रमा एक तारा नहीं है। बाबू समझो, चंद्रमा एक तारा नहीं है, लेकिन सूर्य एक तारा है। अब ध्यान दीजिए, तारों का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है, बहुत ज्यादा लंबा होता है। तारा बनने में पहले तो समझिए किससे बनता है, तारा बनने का क्या भूमिका है। जैसे गैस है, ऐसे गैस है, ये तो गैस है, क्या है ये, इसको बोलते हैं विरल गैस। क्या बोलते हैं, विरल गैस। विरल और सघन, सघन का मतलब कि जहां डेंसिटी बहुत ही हाई हो, वो सघन हो गया। और विरल का मतलब होता है कि छितराया हुआ गैस, मतलब आकाश में गैस ऐसे छितराया हुआ है, तो वो अगर उसको बोलते हैं विरल गैस। जब ये बहुत अपने नजदीक में आता है ऐसे ऐसे, जिसकी डेंसिटी थोड़ी और हाई होती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग निहारिका। क्या बोलते हैं, निहारिका। बोलो, जहां तुम बैठे हो, जहां तुम पढ़ रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, वहां बोलो। पहले विरल गैस के रूप में, विरल गैस से फिर किस में आएगा, निहारिका में आएगा। निहारिका में यही गैस थोड़ा सघन मात्रा में एक जगह होता है। अब जैसे ही सघन मात्रा में होता है, तो ये तारा का निर्माण करता है। क्या करता है, तारा का निर्माण करने में क्या होता है, ये पहली बात संलयन होता है। संलयन मतलब हाइड्रोजन से हीलियम में बनता है, कन्वर्ट होता है हाइड्रोजन से हीलियम में। और दूसरी बात है कि संलयन हो गया, ठीक है, और फिर प्लाज्मा अवस्था में होता है। कैसा अवस्था में होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये क्वेश्चन पूछा है, पीसीएस में भी पूछा और बिहार सीजीएल में भी पूछा, सेंट्रल के, कि तारा किस अवस्था में होता है। चार गो अवस्था दे दिया कि ठोस होता है, गैस होता है, और उसमें द्रव अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक होता है, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था। ये तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। तारा किस अवस्था में होता है, प्लाज्मा अवस्था में। आपके माइंड में आ रहा होगा प्लाज्मा है क्या भाई, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा का फिगर आपके माइंड में आ नहीं पा रहा होगा। तो प्लाज्मा एक ऐसा, समझिएगा कि प्लाज्मा एक अवस्था है, चौथी अवस्था है, फोर्थ अवस्था है। आप इसको फिजिक्स में पढ़ेंगे प्लाज्मा क्या है, लेकिन यहां मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। जो ना ठोस हो ना पूरी तरीके से द्रव हो, वैसी अवस्था में प्लाज्मा, ये पूरा गर्म हीट होता है। जिससे आप समझिए, आपको बताते हैं, अगर मान ले जा हम अपने जीवन का एक उदाहरण ले, तो जीवन में समझिए कि अगर मान ले खखार फेंकते हैं, खखार फेंक दिए जाके वॉशरूम में देखे, अब उसमें पानी गिरा रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे कर रहा है, मतलब वो बह भी नहीं रहा है, मतलब कि सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, लिक्विड रहता तो बह जाता तुरंत। तो वो ऐसी अवस्था में प्लाज्मा है। क्या है, प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा उस प्रकार, लेकिन प्लाज्मा का डिफिनेशन वो नहीं है जो मैं खखार वाली बात होता है, लेकिन आपको समझने के लिए जीवन में वो हम बात बता रहे हैं कि प्लाज्मा कैसा होता है, किस अवस्था में होती है वो। हाँ, तो तारा में संलयन, हाइड्रोजन से हीलियम स्टार में, और फिर प्लाज्मा। अब ये थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे थोड़ा सा, तो तारा जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, तो लाल दानव की ओर आएगा। क्या आएगा, लाल दानव। ये कब आएगा पता है आपको, नहीं। लाल दानव, लाल दानव जब ये थोड़ा सा तारा की उम्र बढ़ने लगती है, तारा की उम्र बढ़ने लगती है, बूढ़ा की ओर जाने लगता है। पहले बच्चा था, यहां से मेनली, यहां से बच्चा था, फिर थोड़ा उम्र जिया, अब ये लास्ट हो रहा है धीरे धीरे, तो इसको लाल दानव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव से दो तरीके से पढ़ता है। लाल दानव हो गया,
तारा थोड़ा थोड़ा लाल होने लगा। यहां अगर लाल दानव, समझिएगा बात को, अगर यहां 1.44 गुना से छोटा हो, 1.44 गुना से छोटा, सन से छोटा हो, 1.44 गुना से क्या हो, छोटा हो, तब यह श्वेत वामन तारा के रूप में बनता है। और यही श्वेत वामन धीरे धीरे काला बावन की तरफ जाता है। ध्यान देना भाई वर्ड को। और अगर तुम्हारे माइंड में आ रहा है सर 1.44 गुना से अगर मान लिया जाए सन से बड़ा हो, तब यह अभिनव तारा के रूप में आता है, अभिनव तारा। और अभिनव तारा धीरे धीरे न्यूट्रॉन की तरफ जाता है। न्यूट्रॉन तारा एक है, अभिनव तारा का ही आगे के रूप में न्यूट्रॉन तारा है। न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर और ब्लैक होल। हाँ, पहले विरल गैस, फिर निहारिका, फिर तारा जो हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन हुआ है, प्लाज्मा अवस्था में होता है तारा। फिर लाल दानव की ओर जाएगा, थोड़ा थोड़ा उम्र बढ़ा तो लाल दानव की ओर। लाल दानव अगर 1.44 गुना से सन से अगर छोटा है तो श्वेत वामन, और श्वेत वामन अगर हो गया तो धीरे धीरे फिर जैसी जैसी आयु बढ़ेगा तारा लास्ट स्टेज में काला वामन की तरफ पहुंच जाएगा। अब यही 1.44 गुना से बड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तब यह अभिनव तारा के रूप में लेगा। अभिनव तारा धीरे धीरे न्यूट्रॉन तारा बनेगा, न्यूट्रॉन तारा फिर पल्सर बनेगा, फिर क्वेसर बनेगा, फिर ब्लैक होल बनेगा। ये अभिनव तारा न्यूट्रॉन, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल किसी में से एक हो सकता है। अब ध्यान दीजिए इस बात को। दो केस हुआ है, 1.44 गुना से अगर छोटा हो तब श्वेत वामन की ओर जाता है, ब्लैक व्हाइट डॉर्फ के रूप में जाता है। चलिए आगे किया, इसको रेड गैनेट बोलते हैं इंग्लिश में, अगर ध्यान रखना तो रखिए। बात आया अब क्या कि हाइड्रोजन से हीलियम में गया, हाइड्रोजन से हीलियम में गया। देखिए तारा अगर आपको सफेद दिखाई दे रहा है, सफेद, नारंगी, लाल, अगर सफेद दिखाई दे रहा है तो आप समझ जाइए कि अभी तारा दम युवा है, मतलब आप यंग है, युवा अवस्था है तारा का। फिर धीरे धीरे बुढ़ारी की तरफ 40-45 साल जैसे आदमी का होता है, 45 साल में, तो उसकी ओर जाता है। उसको बोलते हैं मध्यम तापमान, प्रौढ़, और फिर बुढ़ापा की ओर जाएगा। इसको बोलते हैं निम्न तापमान, जब तापमान बहुत निम्न ताप, और नहीं सॉरी गलत लिख दिए, निम्न तापमान यहां से जाएगा। निम्न तापमान जब बूढ़ा होगा तब ना रे, जब बूढ़ा हो जाएगा तब निम्न तापमान। ये मध्यम तापमान, मध्यम तापमान इसलिए कि अभी इसमें थोड़ा मोड़ा गर्मी है। युवा में ये तो भाई उच्च तापमान होता है, हाई टेम्परेचर। तो 3 अवस्था होती है तारा का। पहला अवस्था सफेद, नारंगी, लाल ये रंग होता है। अगर सफेद है तो समझिए युवा है, अगर नारंगी है तो थोड़ा सा ढला है, अगर लाल है तो बुढ़ापा की ओर चल बसा है तारा, अगर युवा है तो हाई टेम्परेचर होगा उसमें। अगर मान लिया जाए कि समझ जाइएगा नारंगी है, इसका मतलब प्रौढ़ अवस्था है, इसका मतलब कि मध्यम तापमान है, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा कम। और बुढ़ापा की ओर गया है तो बताओ उसमें तापमान गर्मी ज्यादा रहेगा, बुढ़ापा में रहे, बुढ़ापा में गर्मी कम होता है। तो 3 अवस्था होती है तारा का, तारा का 3 अवस्था होती है। चलो यहां तो ठीक है भैया। जब तारा का ईंधन 1.4 समाप्त होने लगता है, जब तारा का ईंधन समाप्त होने लगता है, तब लाल दानव की ओर बढ़ता है।
लाल दानव से दो केस बनता है कि अगर 1.44, आपको आपके दिमाग में आ रहा है कि 1.44 क्या है, तो ये चंद्रशेखर सीमा बोलते हैं। इसी से हम ये समझते हैं कि तारा श्वेत वामन बनेगा कि अभिनव तारा बनेगा वो। तो श्वेत वामन क्या होता है, अभिनव तारा अभी समझाने जा रहे हैं आपको। तो दो केस बनता है, 1.44 गुना सूर्य से छोटा होगा तो श्वेत वामन, 1.44 गुना सन से बड़ा होगा तो अभिनव तारा। इतना ध्यान रखिए। अब बात आएगी आपके दिमाग में कि भाई श्वेत वामन क्या है। जब तारा छोटा रहेगा धीरे धीरे ये इसकी आयु खत्म होती जाती है, लेकिन जीवाश्म तारा इसको बोलते हैं, श्वेत वामन को। इसको जीवाश्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बताओ? जीवाश्म। जीवाश्म तारा किसको बोला जाता है बोलिए? श्वेत वामन को। जब जब इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है और फिर धीरे धीरे ये श्वेत वामन जब चमकना छोड़ देता है, जब चमकना छोड़ देगा तो काला वामन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काला वामन। इसको ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। तो अगर कम चमक रहा है धीरे धीरे तो श्वेत वामन की ओर उठ जाएगा, फिर धीरे धीरे चमकना बंद कर देगा, ईंधन खत्म हो जाएगी पूरी तरीके से, तो काला वामन बन जाएगा। अब ये 1.44 गुना से छोटा था चंद्रशेखर सीमा से, तब ये स्थिति हुई थी। अगर बड़ा रहेगा तो कहां की ओर जाएंगे? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या है जानिएगा इस सेकंड केस का। इसको सुपरनोवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिनव तारा को क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। व्हाट इज द इंग्लिश मीनिंग ऑफ अभिनव तारा? तो सुपरनोवा। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा। तो सुपरनोवा क्या है? एक कार्बन जैसा हल्के पदार्थ को लोहा जैसा भारी हो जाता है इसमें, तारा बहुत भारी हो जाता है। और जैसी भारी होगा, अब बताओ, तारा मतलब हल्का था, भारी होगा तो विस्फोट करेगा। इसको विस्फोटक तारा भी बोलते हैं अभिनव तारा को। अभिनव तारा को विस्फोटक तारा भी बोलते हैं। दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है बताना। विस्फोटक तारा बोलते हैं, विस्फोटक तारा बोलते हैं। हाँ, यह यहाँ तारा हाई डेंसिटी में होता है, उच्च घनत्व होता है इसका। अब पल्सर, ये तारा चमकता बुझता रहता है। पल्सर क्या होता है? न्यूट्रॉन। हाँ, न्यूट्रॉन में ये हाई डेंसिटी होता है इसमें, थोड़ा थोड़ा हाई डेंसिटी होता है, उचित घनत्व होता है इसमें। ऐसा नहीं है कि ये तारा जो है न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है और ये घनत्व इसका उच्च होता है। और पल्सर में क्या होता है? तारा चमकता रहता है, बुझता रहता है और इसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे निकलती है। पल्सर में विद्युत चुंबकीय तरंगे किसमें से निकलती है? पल्सर में। ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि विद्युत चुंबकीय तरंग किस तारा से निकलती है, और ऑप्शन दिया न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और क्वेसर और ब्लैक होल। तो आपको किस में मारना है? पल्सर तारा हमेशा सेकंड ऑप्शन में रहता है। हालांकि सेकंड ऑप्शन अब वहां देख लीजिएगा पल्सर किस ऑप्शन में है, ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन सेकंड ऑप्शन में ज्यादातर दिखाई देती है। अब देखिए, क्वेसर तारा हो गया, ब्लैक होल हो गया, ये इसका घनत्व जो होता है बहुत हाई डेंसिटी ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल समझिएगा, ब्लैक होल हम समझाते हैं, थोड़ा सा खाली टाइम दीजिए। ये वर्ल्ड में निर्माण होता है। तो ब्लैक होल जो होता है, तो ब्लैक होल तारा जो होता है ये बहुत हाई डेंसिटी होता है। इसकी खोज चंद्रशेखर ने की थी। यहां से प्रकाश भी नहीं गुजरने देता है, प्रकाश भी नहीं गुजर सकता। मतलब आप समझ जाइए कि अगर ब्लैक होल है तो ब्लैक होल की मिट्टी अगर आप उठाते हैं इतनी भारी होगी, इतनी भारी। अगर आप यहां से तुलना कर ले कि एक चम्मच मिट्टी उठा लेंगे हम, तो एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर होगा ब्लैक होल का। क्योंकि सारा तारा वहीं जाकर सारा ईंधन समाप्त होता है, मतलब मरता है एक तरीके से, हम अपनी भाषा में बोले तो मर जाता है। तो ब्लैक होल इस प्रकार से तारा का निर्माण होता है। अब चंद्रशेखर सीमा क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। 1.44 गुना सन से अगर इतना है, सन का, सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। चंद्रशेखर लिमिट इसी को बोलते हैं। चंद्रशेखर 1983 में चंद्रशेखर जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। और सन के द्रव्यमान से मास ऑफ सन ऑफ मल्टीपल 1.44 गुना इज द चंद्रशेखर लिमिट। अगर इससे छोटा होगा तो क्या होगा, बड़ा होगा क्या होगा, ये बता चुके हैं आपको।
इनको कब भारत रत्न कहते हैं, नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, 1983 में। और हम देख रहे हैं कि थोड़ा एक सेकंड आप लोग जाइए, वेरी गुड, सभी चीज दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ध्यान से पढ़िए और इसको नोट करते जाइए। मैं इसको इरेज करता हूँ, थोड़ा आगे की ओर जाता हूँ। एक एग्जाम में पूछा कि ब्लैक हम होल, तो बता दिया आपको कि थोड़ा क्या होता है, बहुत हाई डेंसिटी होती है उसमें, और हाई डेंसिटी के साथ तारा अंतिम सांस वहीं लेता है और उसके बाद कहानी खत्म हो जाती है। तो तारा बताइए, असंख्य तारा है, अनगिनत तारा है, कितने तारा है तो हम आपको बताएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा सीजीएल में कि बताइए ब्लैक ड्वार्फ, मतलब ब्लैक होल तो ठीक है, लेकिन व्हाइट होल क्या है। तो व्हाइट होल एक परिकल्पना है, खगोल शास्त्रियों का एक परिकल्पना है कि व्हाइट होल होगा जहां से सारा प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है, व्हाइट होल होगा जहां से सारा प्रकाश निकलता है, उसको व्हाइट होल के नाम से जाना जाता है। ये एक परिकल्पना है, ना कि ये है या नहीं है, ये अभी तक इसकी सत्यता की जांच नहीं हुई है। तो आप इसको परिकल्पना ही मानिए, काल्पनिक है ये, कि मान लिया जाता है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से निकलती है, उसको व्हाइट होल कहते हैं। अभी हम आपको आकाश गंगा के बारे में बता रहे हैं, गैलेक्सी, गैलेक्सी, हाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट जो है, और इसी में गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही सलमान खान जो सुपरस्टार है वो रहते हैं। अभी स्थिति उनका पंगा जो है आप लॉरेंस बिश्नोई कर करके है, तो उन लोगों दोनों में थोड़ा किसी बात को मतभेद है। हालांकि वो मतभेद दोनों मिलाकर शांत कर लेना चाहिए, और ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हम लोग का मामला है नहीं एक्चुअली, क्या होगा नहीं होगा। खैर मैं अपनी पॉइंट पे आता हूं। आकाश गंगा, आकाश गंगा समझिएगा, गैलेक्सी, ब्रह्मांड में इतनी आकाश गंगा है, 100 अरब आकाश गंगा, 100 अरब आकाश गंगा है, समझिए 100 अरब आकाश गंगा है ब्रह्मांड में, और प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं। समझ जाइए, प्रत्येक आकाश गंगा में 100 अरब तारे हैं, 100 अरब प्रत्येक में 100 अरब तारे हैं। आप समझ जाइए कितने आकाश गंगा है, 100 अरब है। अरब खरब आप पढ़े होंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, तो 100 अरब है। तो उसी में ये आकाश गंगा इस प्रकार से मान लेते हैं, इसमें 100 अरब तारे हैं, एक आकाश गंगा ले लिए, ऐसा 100 आकाश गंगा है। तो इसमें बीच के भाग को वल्ज कहते हैं, क्या बोलते हैं, बल्ज। और इसी वल्ज में ब्लैक होल जमा होता है जाकर, जितने तारा जमा होते हैं, जैसे तारा यहाँ रहेगा बहुत, अगर मान लिया जाए कि व्हाइट रहेगा उसका कलर, इसका मतलब हाई डेंसिटी हाई टेम्परेचर होगा, तो हाई टेम्परेचर होगा तो यहाँ होगा, धीरे 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 जैसे जैसे इसका ईंधन समाप्त होते जाएगा तो इधर की ओर बढ़ते जाएगा, इधर बढ़ते जाएगा, जब समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से तो यहाँ चला जाएगा। अब बताइए सारा तारा लगभग यहाँ जाकर जमा होगा, जैसे जैसे ईंधन समाप्त होगा तो ये जाके जमा हो रहा है, और ये कचरा है एक तरीके से ब्लैक होल तारों का, और यहाँ इतना सब जाके के जब जमा हो जाएगा तो हाई डेंसिटी होगा कि नहीं होगा। अब हाई डेंसिटी होगा, इतना हाई डेंसिटी इतना जमा हो गया कचरा अभी तकला कि आप बताइए इससे लाइट भी प्रकाश आप पार नहीं कर पाएंगे। इसी को ब्लैक होल बोलते हैं। ब्लैक होल वर्ल्ड में निर्माण होता है, कहाँ होता है, ब्लैक होल वर्ल्ड में। वर्ल्ड कहाँ पे होता है, आकाश गंगा के मिड पॉइंट में होता है, बीच में होता है, आप समझिए। आकाश गंगा का निर्माण 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था, 12 बिलियन वर्ष आयु इसका समझिए कब का है। आकाश गंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले, मतलब आपको बिलियन अगर याद समझ में नहीं आ रहा तो 12 पे 10 8 10 को जीरो 8 को जीरो 3 2 5 6 7 8, इतना साल पहले निर्माण हुआ। अब देखिए प्रत्येक आकाश गंगा में कितने अरब तारे हैं, तो 100 अरब तारे हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये आकाश गंगा है, तो और भी आकाश गंगा तो है ना, 100 अरब आकाश गंगा है भाई।
तीन आकाश गंगा को मिलाकर, तीन आकाश गंगा को मिलाकर सुपर क्लस्टर, क्लस्टर का निर्माण होता है। सुपर क्लस्टर का निर्माण तीन आकाश गंगों से मिलाकर होता है, उसको सुपर क्लस्टर, तीन आकाश गंगाओं के समूह को सुपर क्लस्टर बोलते हैं। हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं, हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। मान लेते हैं ये मंदाकिनी ही है, मंदाकिनी है। मिल्की वे, मिल्की वे, इंग्लिश में मिल्की वे और हिंदी में मंदाकिनी। तीन आकाश गंगाओं को मिलाकर मंदाकिनी है। अब तीनों आकाश गंगा को मिलाकर मंदाकिनी है, तो ये और भी तो होगा आकाश गंगा दो गो। अभी हमारे जो क्लस्टर है, हम जिस क्लस्टर में रहते हैं, तो हम ब्रह्मांड में रहते हैं, ब्रह्मांड में फिर क्लस्टर आता है, क्लस्टर में फिर आकाश गंगा आएगा। तो एक का नाम है देवयानी, देवयानी, और एक का नाम है देवयानी, जो हमारे सबसे हमारी आकाश गंगा से जो पड़ोस में है, जो नजदीक में है, उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवयानी में। और एक का नाम है NCC-M33, NCC-M33, NCC नहीं, NGC, सॉरी, NGC। तो तीन हमारे सुपर क्लस्टर, जिस क्लस्टर में हम रहते हैं, जिस क्लस्टर के निवासी एक तरीके से वो मंदाकिनी है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस मंदाकिनी के बगल वाला जो आकाशगंगा उसका नाम है देवयानी, और उसके बगल जस्ट तो NGC-M33, मतलब ये तीन पड़ोस है। हम जिस यहाँ रह रहे हैं और हमारे सबसे पड़ोसी बाबा देवयानी जी हैं, और सबसे उसके थोड़ा सा नजदीक में NGC-M33 है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछ चुका है कि सब हमारे हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसके सबसे पड़ोस में सबसे नजदीक में कौन सी आकाशगंगा है, तो देवयानी मारेंगे। ठीक, क्या मारेंगे? देवयानी। अगर देवयानी नहीं रहता है तो आप NGC-M33 मार सकते हैं, लेकिन मंदाकिनी देवयानी रहेगा। इसको एंड्रोमेडा कहते हैं। एंड्रोमेडा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा। मंदाकिनी स्पाइरल है, स्पाइरल है ना बना हुआ, स्पाइरल टाइप का है। अब समझिएगा, जब मंदाकिनी है तो अब जैसे जैसे लाल दानव होगा, धीरे 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 तारा की जैसे जैसे आयु ईंधन खत्म होगा तो बीच में जाकर जमा हो जाएगा, उसको वल्ज बोलते हैं। वल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल बामन और काला बामन की ओर खींच लेता है। तारों का अंत है। यहाँ ब्लैक होल में तारों का क्या होता है? अंत होता है। अच्छा, ये तारा जो हम मंदाकिनी रहते हैं, मंदाकिनी जो है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। समझिएगा बात को, समझिएगा। समझिए थोड़ा सा, इसको हम इरेज करते हैं, या यहाँ ही समझ सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा क्या है जो नहीं है। एक सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है ना वीडियो में? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो आप समझिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इससे बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। यूट्यूब पे तो बहुत सारे लोग पढ़ाने वाले हैं, हालांकि किसी की निंदा नहीं की जा सकती है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं, उसमें हम अपना भी योगदान दे रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो फिर आपको ये वीडियो आराम से, और सब वीडियो अपलोड जो होगा, हाँ ध्यान दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा आसानी से। तो देखिए, ये हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं इसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी के चारों तरफ सूर्य जो होता है, सूर्य चक्कर मारता है। समझ जाइएगा, हमारा सूर्य भी घूमता है। ये आप समझिए, इससे पहले आपको लगता था कि सूर्य एक जगह निश्चित है और वो घूमते नहीं है, स्थिर है, तो ऐसा नहीं है। सूर्य भी चक्कर मारता है, मंदाकिनी का चक्कर मारता है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से। अब क्लॉकवाइज देखिए घड़ी है, तो क्लॉकवाइज में घड़ी जो है इधर से चलता है, ऐसे घूमता है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर से घूमता है। तो सूर्य मंदाकिनी के चक्कर मारता है और 250 किलोमीटर पर सेकंड का, मतलब अगर पटना से आप दिल्ली जाते हैं तो लगभग 1000 किलोमीटर है, तो 4 सेकंड में आप दिल्ली चल जाएंगे। 4 सेकंड, 1 2 3 4 दिल्ली। तो इतना स्पीड है इसका सूर्य का, और ये 25 करोड़ वर्ष बड़ा है। 25 करोड़ वर्ष इनकी आयु है सन का। 25 सॉरी, ये जो चक्कर मारने में, पूरा मंदाकिनी के चक्कर मारने में सूरज को
25 करोड़ वर्ष लग जाता है। और किस स्पीड से मारता है, तो 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से मारता है। और एक चक्कर मारने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितने दिन लगता है, 25 करोड़ वर्ष लगता है। अब समझ जाइएगा, इसी के करीब में जो आकाश सन है, तो सन के करीब में और तारा तो होगा ही ना, तो तारा होगा तो बगल में नक्षत्र होता है, 27 नक्षत्र है, नक्षत्र, और उसके तारामंडल है। तारामंडल का मतलब कुछ ऐसी ताराएं जो एक निश्चित आकार में पाए जा रहते हैं, तो उसको हम लोग एक मतलब कि स्पेसिफिक नाम दे देते हैं कि भाई ये तारामंडल है, जिसमें 4, 5, 10, 15 को 20, 50 को ग्रुप बनाता है, उसको हम तारामंडल बोलते हैं। और सन के बगल में नक्षत्र होते हैं, और नक्षत्र की संख्या 27 है। नक्षत्र की संख्या कितना है, 27 है। लेकिन अभी तारामंडल के बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप ऑफ स्टार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार। सूर्य से दूरी पर स्थित तारों का समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। और इसकी संख्या लगभग 88, 89 इस प्रकार से है, 88। अब देख लीजिएगा अप्रोक्स कौन सा है, दोनों नहीं रहेगा। और सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है बताओ भाई, हाइड्रा। हाइड्रा बम देखे ही हो, पटाखा तुम लोग दिवाली में छोड़े ही होगे, तो हाइड्रा बम, तो हाइड्रा सबसे मतलब बड़ा तारामंडल है। तारामंडल की संख्या 88 है अप्रोक्स, 89 भी देता है कहीं कहीं, तो ये चीज है। अब देखिए कुछ तारामंडल है जिसमें आपको पढ़ना है क्या क्या, तो उर्सा मेजर, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, हंटर। हंटर वो बुलेट वाला नहीं भाई, हंटर तारामंडल है, ठीक है, तारामंडल है, तो समझिए। ये जो होता है इस प्रकार से, ये तारा है, 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 7 को हुआ कि नहीं हुआ, तो ये उर्सा माइनर है। और इस प्रकार से अगर रहता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से रहता है, तो इसको बोलते हैं उर्सा मेजर। ये उर्सा मेजर है, उर्सा माइनर है। अब समझ जाइए, ये जो सबसे उर्सा माइनर वाला में जो पूछ टाइप का जो निकला हुआ है, इसके जो लास्ट में होते हैं उसको ध्रुव तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। क्या बोलते हैं, ध्रुव तारा। जो लास्ट में होता है उसको पोलर स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलर स्टार, इंग्लिश में पोलर स्टार। ध्रुव तारा कहाँ होता है, पोलर स्टार। तो ध्यान दीजिए, ध्रुव तारा वह सदैव उत्तर दिशा में होती है, और इसी उर्सा माइनर से ही हम पता करते हैं कि ध्रुव तारा कहाँ पे है। ये हमेशा तुमको उत्तर दिशा में दिखाई देगा। किधर दिखाई देगा, उत्तर दिशा में दिखाई देगा। जहां पे आप हैं वहां देख लीजिएगा उत्तर में, लेकिन आकाश साफ रहेगा तब आपको दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा तो नहीं है, आकाश हो सकता है साफ नहीं हो, लेकिन आकाश दिखाई देगा, साफ रहेगा तो आपको रात में दिखाई देगा। ध्रुव तारा, पोलर स्टार। इसका पोलर स्टार का बहुत ज्यादा महत्व था। जब मान लीजिए हमारे पास दिशा सूचक ऐसा कुछ नहीं था, हम लोग बहुत तरीके से टेक्निकली बहुत अच्छे नहीं थे, कमजोर थे, ना के बराबर थे, तो उस समय जब आप नौ आयन वगैरह करते थे, मान लिया जाए कि, तो उस समय इसका ध्रुव हम पता करते थे कि किधर है पोलर स्टार। अगर पोलर स्टार दिखाई दे दिया तो हम समझते थे कि उधर उत्तर में है, और उत्तर में है तो हम अपने बायां हाथ उधर करते थे, बाकी जो दाहिना इधर हो गया, पूरब सामने हो गया, पश्चिम पीछे हो गया। तो दिशा को जानने में ध्रुव तारा का बहुत बड़ा महत्व रहा है, इंपॉर्टेंस रहा है, हम लोग उसका प्रयोग किए हैं दिशा को जानने के लिए। ध्रुव तारा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ध्रुव तारा का प्राचीन काल में किस प्रकार का प्रयोग होता था, दिशा को जानने के लिए कि नहीं जानने के लिए, तो आप बोलेंगे दिशा को जानने के लिए ध्रुव तारा का प्रयोग किया जाता है। उर्सा माइनर, उर्सा मेजर आप समझ चुके हैं। आप धीरे धीरे समझ जाइए कि हंटर क्या है, हंटर क्या है। तो ये शिकारी की तरह दिखता है, ये क्या दिखता है, शिकारी की तरह दिखता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे शिकार करके ऐसे करके मार रहा है, तो इसको बोलते हैं हंटर तारा बोलते हैं। और सबसे चमकीला तारा जो है साइरस है। क्या है, साइरस, इसको डॉग बोलते हैं, साइरस तारा या डॉग स्टार। और सबसे चमकीला अगर पूछ दे तो साइरस और डॉग स्टार। और सबसे करीबी पूछ दे कि सन के सबसे करीब वाला तारा, सन भी तो एक तारा है ना, आपको बताए थे, लेकिन सन के सबसे करीब तारा कौन है,
तो उसको बोलते हैं हम लोग सन के सबसे करीब तारा। अगर आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, बताइए, ये आप कमेंट कीजिए कि सन का सबसे करीबी तारा कौन है, कमेंट करके बताइए। आगे चले। वीडियो सही से रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, जरा देख लेते हैं। तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि सन के सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, कमेंट कीजिए। चलिए आगे की ओर। नक्षत्र की संख्या कितने हैं? 27। जो सन के सबसे करीब में है, ये सन है, इसके करीब में जो तारा है वो नक्षत्र है। नक्षत्र की संख्या 27 है, नक्षत्र है। और 27 नक्षत्र है अगर मान ले जाए, और ये सन तो इधर उधर इधर घूम रहा है, तो उसको चक्कर मारने में 27 नक्षत्र का अगर चक्कर मारना तो साल भर में चक्कर मारेगा नक्षत्र को। तो अगर 27 से में 12 महीना से भाग देंगे तो एक बार में मतलब एक महीना में 2.25 सवा दो तारा को पार करेगा। इसका देखिए, इसका इंपॉर्टेंट नक्षत्र का क्या है कि ज्योतिष में इसका बहुत बड़ा ख्याल रखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र वो अलग है ज्योग्राफी से, वो हम लोगों को नहीं पढ़ना है। जो ज्योतिष में जानकारी रखना चाहते हैं वो अलग से समझ लेंगे इस बात को, लेकिन हम यहाँ पूछ देता है कि नक्षत्र कितने हैं, तो आप याद रखिएगा 27। और इसका उपयोग कहाँ होता है? तो ज्योतिष शास्त्र में होता है। कहाँ होता है? ज्योतिष शास्त्र में होता है। नक्षत्र का प्रयोग ज्योतिष शास्त्र में होता है। और इसमें मतलब जानने में जैसे रोहिणी वगैरह है, आद्रा है, माघा है, अनुराधा है, चित्रा है, हस्त है, विशाखा है, ये सब नक्षत्र है। इसका भारतीय खगोल में तो ध्यान रखा ही जाता है, इस बात को प्रयोग किया ही जाता है और लोग विश्वास भी करते हैं। और आस्था है, लोगों का विश्वास है, तो फिर इसमें विश्वास का बात है और उसमें हम कोई अपना पर्सनल कमेंट नहीं करेंगे उस चीज पे कि सही होता है या नहीं होता है नक्षत्र का। वो आपकी अपनी अपनी मान्यता है। अब देखिए, सुपर क्लस्टर हम बता चुके हैं आपको। अब ये भी बता चुके हैं कि अब ब्रह्मांड हम पढ़ने जा रहे हैं। ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्पेस क्या है, तारा तो बता ही दिए, आकाशगंगा बता दी, क्लस्टर बता दिए, ब्रह्मांड बता दिए। और इसी प्रकार से सन के जो सन है, सन चक्कर मार रहा है और सन के करीब में सन जो है उसमें हम लोग को 8 तारा है, 8 प्लेनेट है, अभी के ग्रह है। पहले 9 था लेकिन अब 8 है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम खगोल विज्ञान को समाप्त करेंगे। सन के बारे में पढ़ेंगे, मून के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे, उल्का के बारे में पढ़ेंगे, बेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ये सब पढ़कर इसको समाप्त करेंगे तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कहाँ की ओर बढ़ेंगे बताइए? तो ज्योग्राफी में हम फिर स्टार्ट करेंगे। आपका कुछ क्वेश्चन भी रहेगा इस पे, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं रहेगा। फिर ज्योग्राफी में हम टोपोग्राफी वगैरह स्टार्ट करेंगे। तो हम अभी यहाँ तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति पर लाएंगे वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगा यह वीडियो, थोड़ा सा देखिए, कुछ सुविधा की कमी है तो आप उस चीज़ को मैनेज करेंगे। लेकिन अगर आपको क्वालिटी ऑफ नॉलेज मिल रहा है इतनी छोटी सी वीडियो में, अगर इतनी सारी जानकारियाँ मिल रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपना ध्यान रखेंगे और फिर से नए, अगर आप अगले वीडियो आप चाहते हैं कि हमारे पास जल्दी पहुंचे तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब तो कर लेना ही पड़ेगा, तभी तो पहुंचेगा। बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको अलार्मिंग नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा वो चीज़ को। तब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे।